नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको क्लास 9th की गंगा बुक से पहला चैप्टर दो बैलों की कथा को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। दो बैलों की कथा में मार्मिक दृश्य उत्पन्न किया है और उनके मन की भाषा को समझाया है। इसमें दो बैल हैं, उसमें उनके मन की भाषा को समझाया गया है। आपस में वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के मन की बात को समझ लेते हैं। आइए इस चैप्टर को समझने से पहले प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। जिस समय की ये स्टोरी है, उस समय बच्चों 1880 के समय पे हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो उस समय आंदोलन का भी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन भी चल रहे थे। जगह जगह आंदोलन किए जा रहे थे। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। इन उपन्यासों का हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ भाग दिखाई देता है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। उन्होंने ज़्यादातर गरीबों के ऊपर ही लिखा है। किसान हैं, मजदूर हैं, इनकी मार्मिक दृश्य को देखते हुए उन्होंने ये सब लिखा, अपनी रचनाओं में लिखा। प्रेमचंद की कथा साहित्य में मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिली। इसका मतलब है कि प्रेमचंद ने मनुष्य के बारे में ही नहीं, उन्होंने पशु पक्षियों के बारे में भी लिखा। उनकी भाषा सरल, जीवन और मुहावरेदार है। उनकी भाषा बिल्कुल सीधी है, जो सबको समझ में आ सकती है। जीवन का मतलब ये है कि जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वाकई ये सबके जीवन में उतरने वाली कहानी है। और मुहावरे भी उन्होंने प्रयोग किए तथा लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने कुशलतापूर्वक किया है। सन 1936 में प्रेमचंद का निधन हो गया। दो बैलों की कथा में प्रेमचंद ने किसानों के जीवन और पशुओं के साथ उनके भावनात्मक संबंधों को मार्मिक ढंग से दिखाया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उनके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट वे में यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। उस समय देश में आंदोलन भी चल रहे थे, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने के लिए आंदोलन हो रहे थे। तो ये उन्होंने बताया कि आज़ादी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। प्रेमचंद ने इसमें पंचतंत्र और हितोप जैसी कहानियों की परंपरा को और आगे बढ़ाया, अपनाया। अब बच्चों, इसमें दो बैलों की कथा का वर्णन किया गया है। इसमें दो बैल हैं जो आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। ना बोलते हुए भी वो एक दूसरे की भाषा को समझ लेते हैं और उन्हें अपने स्वतंत्रता का भी ध्यान होता है कि हमें भी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। अब इस कहानी में बच्चों आगे पढ़ते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जानवरों में सभी जानवर हैं, गाय, भैंस, बैल, कुत्ते, बिल्ली, जितने भी जानवर हैं उन सब में गधा को सबसे बुद्धिहीन समझा गया, उसको मूर्ख बताया गया। जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी। निरापद सहिष्णुता का मतलब है कि उसको वो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी परेशानी के वो हर चीज़ सह लेता है। वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो हर चीज़ को सहन कर सकता है। लोगों की डांट, मार और उनसे जितना भी काम कराया जाए
वो सह लेगा, जैसा भी खाना दे दिया जाए वो भी चुपचाप खा लेगा। इसीलिए उसे सहिष्णुता बताया गया और बुद्धिहीन कहा, क्योंकि उसने पलट कर कभी भी इसका विरोध नहीं किया। जो इंसान सीधा होता है, जो जानवर सीधा होता है, मोस्टली उसके लोग बुद्धिहीन ही कह देते हैं। अगर कोई पलट कर जवाब दे तो लोग कह देंगे बड़े चालाक है, लेकिन जो चुपचाप सह ले उसे लोग मूर्ख कह देते हैं। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मार देती हैं, इसका मतलब उन्हें सीधा नहीं बताएंगे। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंगिनी का रूप धारण कर लेती है। ब्याही हुई मतलब जिस गाय के बच्चा हुआ हो तो उसको तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा, अगर उसके बच्चे को कोई छू भी ले तो वो सिंगनी का रूप धारण कर लेगी। वो किसी भी अब को अपने बच्चे छूने नहीं देगी और उसको वो मार डालेगी। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। कुत्ते भी गुस्से में आकर क्रोध कर बैठते हैं, भौंकने लगते हैं, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना। गधे को कभी नहीं जाना कि वो क्रोध कर रहा है। वो जैसा मासूम सा दिखता है उसका चेहरा वो हमेशा वैसा ही रहता है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। यानी वो हमेशा हर स्थिति में संतोष ही दिखाई पड़ता है। उसको चेहरे पर हमेशा एक चुप्पी दिखाई पड़ती है, एक संतोषी की भावना दिखाई पड़ती है। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। इसका मतलब है उसके चेहरे को जब भी हम देखेंगे तो एक परमानेंट दुख, मतलब एक जैसा ही उसका रूप दिखाई पड़ता है। कभी उसको खुश होते हुए नहीं दिखाई पड़ेगा। मायूस सा चेहरा हमेशा उसका रहेगा। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं उसे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। जितने ऋषि मुनि के गुण, ऋषि मुनि मतलब सीधे साधे होते हैं, किसी पे गुस्सा नहीं करते हैं, तो ये गुण जो है उसमें लगता है कि बहुत ही ऊंचाई पर गधे में दिखाई पड़ते हैं, चरम सीमा पर दिखाई पड़ते हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। अब गधा जितना भी सीधा हो, उससे जितना भी काम ले लिया जाए, जैसा भी खाना खिला दिया जाए तो वो खा लेता है, इसीलिए सभी लोग उसको बेवकूफ कह देते हैं। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। उसके अंदर जितने सद्गुण हैं, सहनशीलता का है और संतोष का और गुस्सा न करने का, जैसा मिले वैसा खा लेने का, तो ये जो गुण हैं वो अनादर हो जाते हैं, उसका अपमान कर दिया जाता है, उसको सीधा ना कहकर बुद्धिहीन कह दिया जाता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अब बता रहे हैं कि भारतवासी हमारे देश में सीधे साधे हैं, अफ्रीका में उनका क्या दशा की जा रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब भी नहीं पीते। हमारे देशवासी जितने भी हैं, इंडियन जितने भी हैं, वो पहले शराब नहीं पिया करते थे। 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा लेते थे, जी तोड़ कर काम करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। इतना सब सहनशील करने के बावजूद, अपने अंदर सद्गुणों भाव होने के बावजूद वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, चुपचाप रहते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, इसका मतलब ये है कि अगर वो भी शांत ना होकर लड़ाई झगड़ा करने लग जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। यानी पलट कर जवाब देने वाले को सभ्य कहा जाता है और जो चुपचाप सह लेता है उसे बुद्धिहीन कहा जाता है। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गण्य मतलब उनकी गिनती कर दी। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस तरीके से गधा भी सहिष्णुता की स्थिति में आता है, हर तरह से सह लेता है, उसी तरीके से बैल भी उसका एक साथी है। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। यानी बैल को बछिया का ताऊ भी कहा जाता है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा
नहीं है। बैल कभी कभी मार भी देता है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। कभी कभी अगर वो काम उससे लो, अगर उससे गुस्सा आ जाए तो वो बैल खड़ा हो जाएगा, आप उसको हिला भी नहीं सकते। और भी कई रीतियों से अपना संतोष प्रकट कर देता है। कभी कभी वो गुस्सा दिखाने के लिए, असंतोष मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है काम करने में, उसका मन नहीं है, तो वो भी मारने लगता है लोगों को। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। यानी गधा बिल्कुल ही सीधा है और बैल थोड़ा बहुत गुस्सा अड़ियल रूप जरूर अपना देता है। जब उसका मन नहीं होता तो वो अपना देगा। झूरी के दो बैलों, इसमें एक नाम है झूरी, उसके पास दो बैल हैं। कौन कौन से? हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। भाईचारा यानी दोस्त, दोनों में बहुत प्यार हो गया, दोस्ती हो गई। दोनों आमने सामने आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा मतलब ना बोलने वाली भाषा, बात तो वो कर नहीं पाते थे। चुपचाप अपने मन एक दूसरे की भाषा को विचार विनिमय करना मतलब एक दूसरे को आदान प्रदान कर देना। तो अपनी भाषा एक दूसरे को समझा देते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुण शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। एक दूसरे के मन में उनकी बात समझ में आ जाती थी, अब हमें नहीं पता। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी जरूर कोई गुण शक्ति होगी, गुप्त मतलब छुपी हुई शक्ति है, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मनुष्य को पता ही नहीं है कि श्रेष्ठ जीवों में कौन है। दोनों एक दूसरे को चाटना मतलब प्यार कर लेते थे, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लेते थे। विक्रय के नाते से ही नहीं, केवल विनोद मतलब प्रेम के भाव में, खुशी के भाव में, मनोरंजन के भाव में, आत्मीयता के भाव में। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही बच्चे आपस में खेलने कूदने लगते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झड़ाई करके भी खेल लेते हैं, ढोल धप्पा उनमें आपस में होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, अगर ये सब नहीं होगा दोस्ती में फिर प्यार नहीं होगा। दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसी दोस्ती में विश्वास नहीं होता जहां आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो और आपस में एक दूसरे को लोग चिढ़ाए नहीं, खेले नहीं, तो वो विश्वास वाली दोस्ती नहीं कहलाती। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दोनों एक दूसरे के दुख का इतना ध्यान रखते थे कि कोई एक उनमें से एक ये सोचता कि मैं ज्यादा बोझ उठा लूं और दूसरा ये सोचता कि मैं ज्यादा बोझ उठा लूं। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा एक दूसरे को प्यार कर लेते थे, तो उनकी थकान मिट जाती थी। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद, अब जहाँ पर उनको बांध दिया जाता था वहाँ नांद होती थी एक, उसमें उनके लिए भूसा डाल दिया। खाना खाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही वो आपस में बैठ जाते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात थी। अब इसमें एक संयोग है क्या कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। दो बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। अब दोनों बैलों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें भेज दिया। एक दूसरे को मन ही मन वो बात कर रहे हैं चुपचाप। मालिक ने हमें भेज दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब जब उन्हें बेचा गया तो वो उस घर से दूसरी जगह जब जाने लगे तो उन्हें लगा कि ऐसा ये हमको कहाँ लिए जा रहा है। अब वो मना करते रहते थे, मन ही मन वो एक दूसरे को रुक भी जाना, अड़ियल होके गुस्सा दिखाना, इस तरीके से उनको वो गोई जो ले जा रहा था साला उसको गया। तो वो जब साला ले जा रहा था वो चलने में बड़ी मुश्किल उसको खड़ी कर देते थे, तो वो बहुत मुश्किल से उनको आगे बढ़ाता था। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते
तो कभी कभी वो नीचे सींग करते, कभी जोर लगाते। तो अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, बोलने की शक्ति दी होती, तो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। अब इसमें दोनों आपस में मन में सोच रहे हैं कि झूरी से पूछते कि तुमने हमें क्यों निकाला, हम तो तुम्हारा और भी काम कर देते, और हमें इतने दूर क्यों भेज रहे हो, थोड़ा और हमसे मेहनत ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना भी कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। हमने तो कभी तुमसे ये भी नहीं शिकायत की कि जो तुम दे रहे हो मैं नहीं खाऊंगा। तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर हमने खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। ये दोनों वो आपस में चलते चलते अपने आप में एक दूसरे से कह रहे थे। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। अब शाम को वो दोनों, झूरी ने जिसको बेचा वो अपने स्थान पर ले गया। दिन भर के वो दोनों भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दूसरी जगह जाने से उनका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। दिल उनका बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्हें अपने मालिक से बहुत प्रेम था और मालिक ने उन्हें बेच दिया। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगानों से लगते थे। नई जगह आकर तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। फिर तो वो तो जानवर थे, तो उन्हें भी अपनी पुरानी जगह ज्यादा अच्छी लग रही थी। वहां पे भी उन्हें नहीं अच्छा लग रहा था। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। मूक भाषा में सलाह की कि अब हम खाना नहीं खाएंगे और चुपचाप लेट जाएंगे। जब गांव में सोता पड़ गया, जब सभी लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे उड़ा डाले। पगहे का मतलब वो होता है जो इसमें रस्सी से एक डंडा जमीन में गाड़ के और उसको, उनके बैलों को रस्सी उस पगहे में, डंडे में बांध दी जाती है, और घर की तरफ चल दिए। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय इतनी शक्ति आ गई, डबल शक्ति आ गई, दूनी मतलब डबल। एक झटके में रस्सियां उनकी टूट गई। ऐसा जोर लगाया उन्होंने कि रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा। सुबह सुबह जो उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। वो फिर अपने वहीं पुराने मालिक के पास पहुंच गए। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था, मतलब आधे आधे खूंटे पगहे लटक रहे थे, आधे आधे जमीन से उखड़ गए थे। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे थे, और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। यानी वो दोनों ऐसे मूड में खड़े थे कि अपने मालिक से शिकायत कर रहे हों कि आपने मुझे क्यों भेजा। दूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। स्नेह से उसको बहुत प्यार आया दोनों के ऊपर। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। झूरी ने दोनों गायों को, बैलों को अपने बहुत प्यार किया। उसने घर और गांव के लड़के जमा हो गए, आसपास के लोग जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत करने लग गए। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। यानी ऐसा अभूतपूर्व पहले नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन महत्वपूर्ण जरूर थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटी ले आया, कोई गुड़ ले आया, कोई चोकर और कोई भूसी ले आया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ, अपोज करने का साहस नहीं हुआ कि वो पिछले जन्म के आदमी हैं। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। जूरी को बहुत गुस्सा आया कि मैंने तो इनको बेच दिया था, भाई के पास पहुंचा दिया था। उसको बहुत गुस्सा आया। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम न किया और भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चाना दारा कुछ न दिया होगा तो क्या करते बेचारे, यहाँ पर आ गए। नमक हराम का क्या मतलब है? क्या वो काम नहीं कर सकते हैं?
उसको खाना पीना उनको प्यार से नहीं दिया इन्होंने, तो वो आ गए। यदि स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी को बहुत गुस्सा आया। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ गई, भागे इसीलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। अब स्त्री बोली कि तुम्हारी तरह वो सहलाते नहीं हैं, वो काम लेते हैं और स्ट्रिक्ट रहते हैं, यानी कि बहुत मारते हैं, बैलों को जानवर समझते हैं, बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, अगर वो खिलाएंगे तो काम भी लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। अब झूरी की स्त्री को बहुत गुस्सा आया कि ये कैसे भाग कर आ गए, ये काम नहीं करेंगे तो कैसे रहेंगे वहाँ पर, इनको खाना भी मिलेगा और काम भी करना पड़ेगा, ये वहाँ काम नहीं कर रहे होंगे, और भागे। अब देखें यहाँ पर भी मैं इनको खाना पीना कुछ नहीं दूंगी, ये खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया गया। अब बैलों को गुस्से में जूरी की पत्नी ने उसको सूखा भूसा दिया। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। इसमें खली और भूसी और कई चीजें मिला देते हैं तो वो उनको टेस्टी लगता है, यानी चिकना चिकना हो जाता है। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगी। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता। तो कहता है, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी ही कहोगे। अब पार्ट 2। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आ गया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखा दिया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी ने फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, वो बिल्कुल नहीं मारता था। उसकी टिकटिकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ रही थी, आह सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर सूखा भूसा मिलता था, उन्हें खाने को कुछ ढंग से नहीं मिलता था। नान की तरफ आंखें तक उन दोनों ने नहीं उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। बैलों को हल में जोता मतलब बैलों को बांधकर खेत में ले गया और उन्हें खूब जोता, उनसे खूब काम लिया। पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। पर मारते मारते थक गया, उसने बहुत मारा। वो दोनों पैर जमा करके खड़े हो गए, नहीं करना उन्हें काम, तो उसने इतना मारा और मारते मारते थक गया, फिर भी उन दोनों ने पैर तक भी नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। अब वो निर्दयी जो था, झूरी का साला, उसने बहुत बेचारे हीरा की नाक पे डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा बहुत बाहर निकल कर आया। हल लेकर भाग गया वो। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। जो हल उसके कंधों पे रखे रहते हैं और जुआ रखा रहता है, लकड़ी की एक, दोनों को जोड़ने की एक डंडा रखा रहता है, उसका जुआ बोलते हैं। तो ये सब चीजें वो ले टूट टाट कर बराबर हो गया। उसने तोड़ डाला। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। गुस्सा आ गया उसको, तो उसने सब गुस्से में आके तोड़ दिया। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। दोनों आपस में मूक भाषा में ये बातें कर रहे हैं। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा। आपस में मूक भाषा में ये बातें करते हैं। मैं भी लाठी लेकर आ रहा है, दिखा दूं मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। मोती को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसकी बात समझ गया कि इसने कहा चुपचाप खड़े हो जाओ। आप पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई
कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी इस समय इनको मारना ठीक नहीं है, नहीं तो ये विद्रोह कर बैठेंगे और भाग जाएंगे। ये सोचकर वो चुप रहा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, एक रोटी से इनका क्या होता, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उन्होंने जब लड़की का प्यार देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने वही एक रोटी खा के ही उन्हें ऐसा लगा जैसे पेट भर गया। लड़की का प्यार देखकर उनको मन को बहुत शांति मिली। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते, यानी पूरे दिन उन लोगों से काम लिया जाता और उनको मार भी पड़ती, और शाम को जहाँ पर बैल बांधे जाते हैं वहाँ पे उनको बांध दिया जाता, और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला देती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। वो लड़की के प्यार में इतने मशगूल हो गए कि उन्हें 2 रोटी, जो 2 गोल गोल गाल भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे। उन्हें अच्छा लगता था उस छोटी लड़की के हाथ से 2 रोटी खाना, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा। दोनों एक दूसरे से बातें करते मन में कि अब तो यहाँ पे रहना अच्छा नहीं लग रहा है और सहा भी नहीं जा रहा है। क्या कहना, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। अब उसमें से एक बोलता है, एक लोगों को तो मैं 1-2 लोगों को तो सीने पे सींगों पे उठाऊंगा और फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। तो कह रहा है हीरा कि मैं उसको ना फेंक दूं, मालकिन को, जो उस लड़की को मारती है। वही नहीं रहेगी तो लड़की को मारेगी भी नहीं, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह से निकलने ही नहीं देते। अब एक दूसरे को लोग वो आपस में बात कर लेते कि तुमको तो यहाँ मुझे निकलने भी नहीं देते हो, बताओ तुड़ा कर भाग चले क्या? हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में ये टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे। चबाने से रस्सी थोड़ी कमजोर पड़ जाएगी, पर दोनों रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। प्यार में उस लड़की को देखकर वो वहीं पर पूंछ खड़ी करके खड़े हो गए। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ। वो समझ गई कि ये दोनों बैल यहाँ से भाग जाना चाहते हैं। चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, यानी इनको नाक में नाथ डाल के इनको और तेजी से इनको जकड़कर बंद कर दिया जाए। उसने गराव खोल दिया, यानी खूंटे से उसने उन दोनों बैलों की रस्सी खोल दी, पर दोनों वहां पर चुपचाप खड़े रहे। वो भागना नहीं चाहते थे, लेकिन मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे कि इसी ने खोली होगी रस्सी। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैग भागे जा रहे हैं। अब वो लड़की चिल्लाने लग गई कि बैल जो हैं भागे जा रहे हैं, ओ दादा ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और वह और भी तेजी हुए
तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। अब उन्हें पता ही नहीं था कि हम किस मार्ग से आए हैं, भूल गए वो लोग। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। अब वो नई जगह चले गए तो नया रास्ता उन्हें दिखा, नए नए गांव दिखे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। अब हीरा ने अपने मोती से कहा कि लगता है रास्ता भूल गए हैं हम लोग, ये नए रास्ते पे आ गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। अब आपस में बातें कर रहे, उसे वहीं मार देते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। अब वो एक खेत में पहुंच गए और खेत में मटर खड़ी थी तो दोनों ने खूब पेट भरकर मटर खा ली। अब उन्हें ऐसा आजादी जैसा अनुभव हुआ और पेट भी उनका भर गया तो दोनों मस्त होकर थोड़ा उछलने कूदने का उनका मन किया तो उछल। और पहले दोनों ने डगार ली, फिर सींग मिलाए, आपस में प्यार किया और एक दूसरे को ठेलने लगे, आपस में खेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह एक खाई में गिर गया। अब दोनों आपस में इतना खेले कि उसको एक दूसरे को में से उसने एक ने खाई में ही गिरा दिया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। आपस में एक दूसरे को इस तरीके से वो खेल रहे थे। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे पार्ट 3 अब इसका। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। अब उन्हें आवाज आई किसी सांड की, चिल्लाता हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे, अब एक दूसरे को देख रहे थे। सांड पूरा हाथी है, ताकतवर है, उसका विशाल शरीर है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। तो इसका मतलब है जान से हाथ धोने का मतलब है अगर हम उससे भिड़ेंगे तो जरूर मारे जाएंगे। लेकिन ना भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। अब सांड की शक्ल जो है बहुत बदसूरत है। वो लोगों को डर लगने लगा। मोती ने मूक भाषा में कहा, पूरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। तो भागना कायरता है, भागना तो अच्छी बात नहीं है, तो फिर यहीं मरो। बंदा 9-2-11 होता है, भाग जाता है तुरंत। 9-2-11 मतलब भाग जाना। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी से। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, यानी कि हम दोनों मिलकर उसको मारें। मैं आगे से रगेड़ता हूँ, मतलब उसको खदेड़ता हूँ, तुम पीछे से उसको धक्का दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग उसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। इसका मतलब यही है कि जान तो अब जाएगी, मुश्किल में है, और इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं सूझ रहा है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था। अब सांड भी मन में ये सोच रहा था कि उसको भी अंदाजा नहीं था कि शत्रुओं से दोनों एक होके जब लड़ेंगे तो मैं भी हार जाऊंगा। और उसको इतना अंदाजा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। उसको तो बस एक ही दुश्मन से लड़ाई करने की आदत थी। जो ही हीरा पर झपटा तो मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ जब पीछे मुड़ा तो हीरा ने उसको पीछे से मारा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे यह अवसर ना देते थे। दोनों ने पहले ही अपने आपस में बातचीत कर ली थी कि आप एक आगे से मारेगा तो एक पीछे से मारेगा, इसलिए उसको वो अवसर नहीं देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला। एक बार सांड को गुस्सा आया और हीरा का सोचा कि इसको मार ही दिया जाए। तो चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया।
सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। अब हीरा, दोनों लोगों ने आपस में बातचीत कर ली थी पहले से ही कि हम आगे एक दूसरे को मारेंगे पीछे से। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। अब सांड को अकेला पड़ गया, ये दो और वो अकेला, तो वो भाग गया। दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। अब उन्हें अपनी जीत पर गरूर था कि हम जीत गए, सांड को हमने मार पीट के भगा दिया। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। मतलब बैरी मतलब दुश्मन। तो जब वो दुश्मन गिर गया तो उसके ऊपर हमको हथियार नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि वो फिर दोबारा उठे ही ना। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अब उसको भूख लगी थी मोती को, तो मोती जो है उसी में घुस गया और अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे, यानी टुकड़े खाए थे, यानी जो कौर खाए थे। तो 2 आदमी लाठी लेकर दौड़ पड़े कि उनके खेत में कोई बैल मटर खाए जाएगा, तो वो मारने दौड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था। मेड़ मतलब एक बाउंड्री होती है मिट्टी की, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। अब मोती जो था जहाँ पानी भरा हुआ था उसमें था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। पानी में जहाँ भरा हुआ कीचड़ था वो गड़ गए। वो भाग नहीं पाया, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है। अब हीरा ने देखा, हीरा भागा तो था लेकिन उसने देखा कि मेरा दोस्त, मेरा मोती जो है वो तो कीचड़ में गड़ गया, निकल ही नहीं पा रहा है। तो उसने सोचा मेरा साथी तो संकट में है, तो वो लौट आया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातः काल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। अब दूसरे दिन वो पकड़ लाया गया और उनको कांजी हाउस में, जहाँ पे बहुत सारे जानवर बंद करके रख दिए जाते हैं, तो कांजी हाउस कहते हैं उसको, तो वहीं पर उन दोनों को बांध दिया गया। दोनों मित्र को जीवन में पहली बार ऐसा सविका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक भी तिनका नहीं मिला। वो दोनों पूरे दिन उस दिन भूखे ही रहे। समझ ही नहीं आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। अब उन्हें गया की याद आ गई। तो गया जो था फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। वहां तो खाना ही नहीं मिलता था कांजी हाउस में। तो सभी जानवरों को ऐसा लगता था कि इनको कई समय से इनको खाना नहीं मिला, तो बेसुध जैसे पड़े हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। कांजी हाउस में किसी को भी खाना पीना नहीं मिल रहा था। तो वो लेकिन देख रहे थे कि शायद कोई खाना देने आ जाए, तो लेकिन कोई भी नहीं आया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू करी। पर इससे क्या तृप्ति होती है? तृप्ति का मतलब क्या उनकी प्यास बुझेगी, क्या उनका पेट भरेगा? रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। विद्रोह की ज्वाला का मतलब उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि अब तो यहाँ से जरूर भाग निकलना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। प्राण निकल रहे हैं मतलब भूख से मारे जान निकली जा रही है। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय तो निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। आपस में दोनों मूक भाषा में बात करते कि चलो अब ये दीवार ही तोड़ डालते हैं और तब कुछ हो पाएगा। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। अब आपस में एक दूसरे से लोग, ये दोनों बैल बातें कर रहे हैं। बाड़े की दीवार कच्ची थी, मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में
थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसने बार बार उस दीवार को तोड़ने की कोशिश की, तो वो कच्ची मिट्टी थी तो थोड़ी थोड़ी दीवार गिरने लग गई। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया कि कितने जानवर हैं, उनकी अटेंडेंस लेनी होती है कि कोई जानवर इसमें से कम तो नहीं है। हीरा का यह उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद कर दिए, यानी कई डंडे मारे। जब वो भी दीवार तोड़ रहा था तो चौकीदार ने देखा कि इसने ये हरकत की है, तो उसने उनको फिर मारा और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार ही दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में हमको बांध दिया गया, यानी बंधन में पड़ गए, यानी और मोटी रस्सी से बांध दिया गया। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि अब हमको मरना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी हमको लड़ना पड़े, लेकिन हम लड़ेंगे, और चाहे जान से हाथ धोना पड़े, यानी चाहे हम मर जाएं, कुछ परवाह नहीं, यों भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे, यानी इनको खाना पीना नहीं मिल रहा है। सारे जानवर जितने भी वहाँ पर बंधे हुए हैं उनको खाना ही नहीं दिया जा रहा है, तो मर ही जाएंगे बेचारों को, खाना नहीं मिलेगा उनको तो। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ गई। फिर तो वह दीवार में सींग लगा लगा कर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। प्रतिद्वंदी मतलब अपोजिशन पार्टी जैसे होती है, उससे लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना ही था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, मतलब सभी जानवर जग गए और उनमें एक चेतना जाग उठी। एक उनके मन में भी आया तो भाग ले यहाँ से। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां भी निकल गईं। इसके बाद भैंसे भी भाग गए, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों ही खड़े थे। जो वहां पर गंधे बंधे हुए थे वो नहीं भागे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। अब आपस में बातें होने लग गई कि अगर हम भागेंगे तो हमको पकड़ लिया जाएगा, फिर क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। गधे सीधे होते हैं, उनको बात में यही समझ में आई कि भैया हमको फिर पकड़ के लाया जाएगा, तो हमको इससे बढ़िया भागे ही ना, यहीं रहें। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। मोती का हिस्सा, मोती की जो गले में रस्सी थी वो नहीं टूट रही थी, तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। हीरा के गले की रस्सी नहीं टूटी थी, मोती की टूट गई थी, तो शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि मैं यहाँ? हीरा, हम तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए, मुसीबत में पड़ गए, तो मैं तो क्या तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, अलग हो जाऊंगा? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी ही शरारत है, यानी तुमने ही ये काम किया है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, यानी जितने वहाँ कांजी हाउस में और भी प्राणी थे, जानवर थे, वो भाग गए, वे सब तो आशीर्वाद दे देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला। अब उन गधों को भी मोती ने क्या किया, उन गधों को भी सींगों से मार मार कर बाहर निकाल दिया। वो तो जा ही नहीं रहे थे, सीधे थे कि उन्हें फिर पकड़ लिया जाएगा, फिर वो लाए जाएंगे, इससे बढ़िया जाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन मोती ने क्या किया, उन गधों को भी भगा दिया और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। आपस में सब एक दूसरे को कहने लग गए, ये लोग कैसे भाग गए, क्या हुआ। इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, यानी मोती की खूब पिटाई कर दी उन लोगों ने, और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे।
किसी ने चारे का एक तिनका भी ना डाला, तिर माने एक तिनका भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था। उनके यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए, यानी दोनों इतने कमजोर हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियां निकल आई थी, यानी कि बहुत उनको कमजोरी आ गई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए आ गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता है? इसका मतलब है वहां पर कुछ उनको बैलों को खरीदने के लिए भी लोग आए, तो उन्होंने देखा, जो भी देखता वो वापस चला जाता, क्योंकि उनको खाने को बहुत दिनों से मिला नहीं था, बैल बहुत कमजोर हो गए थे। तो ऐसे आपस में ये कहकर लोग चले जाते हैं कि इनको कौन खरीदेगा, ये तो बहुत ही कमजोर है, ये क्या काम कर पाएंगे। सहसा अचानक एक दड़ियल आदमी आया, जिसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी थी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। आया और दोनों मित्रों के फूलों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। और उसका जैसे ही चेहरा देखा तो हीरा और मोती के मन में एक डर बैठ गया। वह कौन है और उन्हें क्यों ऐसे टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा। हीरा मोती ने दोनों ने एक दूसरे को डर की नजरों से देखा कि अब क्या होगा, ये क्या करने आया है, और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। अब हीरा सोच रहा है कि अब हम गया के घर से बेकारी भाग कर आ गए, अब यहाँ तो जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सब के ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। अब दोनों आपस में बातें कर रहे हैं मूक भाषा में कि हमारे लिए जीना मरना भगवान के लिए सब बराबर है, भगवान हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देता है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। अब आपस में बात कर रहे हैं कि ये तो हमको जरूर मारेगा, तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगी। नीलाम हो जाने के बाद दानों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। अब उन दोनों बैलों की नीलामी होगी काजी हौस से, वो आदमी उसको खरीद कर ले गया। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। अब दोनों डर रहे थे कि ये मेरा क्या हाल करेगा। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, डर के मारे उनका मन नहीं कर रहा था, भारी हो रहा था मन, कैसे जाएं, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। डंडा जमाना यानी मार देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। अब रास्ते में गाय बैलों का एक बहुत झुंड जो था वो हरे हरे हार में चल रहा था। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर कर रहा था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ यह परिचित राह है। अब उन दोनों को चलते चलते ऐसा लगा कि इस राह से तो हम लोगों को जान पहचान है, यहीं से हम गए हैं, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। उन्हें याद आने लगा कि यही रास्ते से हम लोग ले जाए गए थे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। अब वो धीरे धीरे चल रहे थे, तो अब उनको दिमाग में ऐसा लगा कि इसी रास्ते से गए थे, तो वो तेज तेज चलने लगे, जल्दी जल्दी पहुंचने की कोशिश करने लग गए। सारी थकान, सारी दुर्बलता उनके दिलो दिमाग से गायब हो गई। उनको अपने मन का रास्ता मिल गया। यह लो, अपना ही घर आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। उन्हें कुआं भी दिख गया कि यहाँ पर वो आते थे। मोती ने कहा, हमारा घर पास में ही आ गया है। नगीच मतलब पास में ही आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर ही भागता हूँ। अब उसने सोचा हीरा ने कि अब तो मैं दौड़ लगा लूंगा तो अपने घर पहुंच जाने दूंगा, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़ कर थान पर चलो। थान पर मतलब जहाँ पर बांधा जाता है, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। दोनों खुशी के मारे उछल कूद करते हुए दौड़ गए।
वह हमारा थान है। अब वो थान जहाँ वो बांधे जाते थे पहले से, दोनों दौड़ कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियाल भी पीछे पीछे दौड़ा आ गया। उसने भी देखा कि ये कहाँ भागकर खड़े हुए हैं दोनों। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। धूप में वो बैठा हुआ था। बैलों को देखते ही उसको खुशी हो गई। उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लग गए। एक झूरी का हाथ चाट रहा था, प्यार से चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। अब वो दड़ियल जो खरीद के लाया था बैलों को, उसने वो रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। इन लोगों का मैं तो जहाँ पर ये बंधे हुए थे मैं उनके वहां से लेकर आया हूँ इनको। मैं तो समझता हूँ चुराए के लाते हो, चुराए हुए लाते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर ये खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, चिल्ला रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर भी फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया, अब उसने देखा कि ये बैल मुझे मारेंगे, तो वो हार कर चला गया। तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। अब मोती भी जीत का अनुभव कर रहा था। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं भी मारे न छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा। देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर अब उसके काम में ना आऊंगा। दोनों आपस में मूक भाषा में ये बातें कर रहे हैं। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को प्यार से सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम हुआ, मतलब खुशी का माहौल हुआ। उसी समय मालकिन ने आकर उनके दोनों के माथे चूम लिए। मालकिन को भी उनको लगा कि ये बैल हमारे बगैर नहीं अब रह पाएंगे, इन्हें अपना ही घर अच्छा लगता है। धन्यवाद बच्चों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।